हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सोलर सेक्टर में जो क्राइसिस का बात चल रहा है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग उसे डिवाइड करेंगे तो दो पार्ट्स में। एक है ग्रिड स्टेबलाइजेशन वाला एंड दूसरा है ओवर कैपेसिटी वाला। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रिड स्टेबलाइजेशन का। उससे पहले मैं आपको दो बात बता देता हूं। देखिए, केपीआई ग्रीन, ओरियाना पावर एंड एक्मे सोलर आर पावर जनरेटर्स, ठीक है। एंड प्रीमियर एनर्जी, वारी एनर्जी हो गया, विक्रम हो गया, सात्विक एंड वेबसोल, ये लोग क्या करते हैं, मॉड्यूल बनाते हैं, सोलर मॉड्यूल। और केपीआई ग्रीन जैसी कंपनी उस मॉड्यूल को खरीदती है प्रीमियर एनर्जी जैसी कंपनी से, ठीक है। तो आपको एक बात अब समझना पड़ेगा, आज के टाइम पे क्या है, पहला कंसर्न कि ग्रिड स्टेबल नहीं है। तो क्या हो रहा है, दिन के टाइम में ज्यादा पावर जनरेट हो रहा है और उससे हैंडल करने के लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रिड आज के टाइम पे कैपेबल नहीं है। तो ग्रिड को पहले कैपेबल बनाया जा रहा है। तो मीनवाइल ये हो सकता है कि पावर जनरेटर्स जैसे कि केपीआई ग्रीन हो गया, ओरियाना पावर, एक्मे सोलर, इनको प्रोजेक्ट्स ना मिले, पर दे हैव गुड प्रोजेक्ट्स बैकलॉग, और वो थोड़े टाइम के लिए है। और आज के टाइम पे फोकस क्या है, बेस में। पहले क्या सरकार क्या करेगी, बैटरी लगा के ग्रिड को स्टेबल करेगी। दैट इज जो एक्स्ट्रा पावर दिन में जनरेट हो रहा है उसे स्टोर किया जाएगा बैटरी में, ताकि रात को उसे यूज में लाया जा सके। तो सरकार का आज के टाइम पे प्रायोरिटी है बेस। तो आप देख रहे होंगे आज के टाइम में कि ओरियाना पावर को भी बेस में ठीक ठाक ऑर्डर मिल रहा है, एक्मे सोलर को भी मिल रहा है, रिसेंटली केपीआई ग्रीन को भी बेस का ऑर्डर मिलना शुरू हो गया है। यही रीजन है कि इन लोगों को आज के टाइम पे भर भर के बेस का ऑर्डर मिल रहा है। तो जो पहला कंसर्न है केपीआई ग्रीन, ओरियाना पावर, एक्मे सोलर को लेके, इसे तो हम हटा देते हैं क्योंकि इन पे खतरा नहीं है। इनका भले ही सोलर का थोड़ा कम हुआ है रेट ऑर्डर मिलने का, पर दे हैव इनफ ऑर्डर बैकलॉग कि इनको अपना FY28 तक का टारगेट मीट करने में दिक्कत नहीं होगा। मैं सेपरेटली केपीआई ग्रीन और ओरियाना पावर पे वीडियो बना चुका हूं, आप उसे जाके देख सकते हो। इवन केपीआई ग्रीन ने अच्छे खासे एमयूज वगैरह साइन कर रखे हैं, इंडिया के बाहर भी, इंडिया के अंदर भी। तो इनको भी दिक्कत नहीं होगा, ना ओरियाना पावर को होना चाहिए, ना एक्मे सोलर को होना चाहिए अपना टारगेट मीट करने का FY28 तक का। ये बात आप ध्यान दीजिए। दे आर मॉड्यूल परचेजर्स, दे आर पावर जनरेटर्स, तो इनको दिक्कत नहीं है। अब हम मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, जैसे कि प्रीमियर एनर्जीज हो गया, वारी, विक्रम, सात्विक एंड वेबसोल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि कम्युलेटिव कैपेसिटी कितना बनता है। उसके लिए मैंने क्या किया है, लिस्टेड नॉन लिस्टेड बिग प्लेयर्स का आपको डेटा निकाल लिया है। तो आप यहां पे देखोगे टोटल मॉड्यूल कैपेसिटी बनता है 180 गीगावाट, अगर आप सबका कंबाइन कर दो। एंड टोटल सेल्स कैपेसिटी बनता है 140 गीगावाट। आपको मैं एक बात बता देता हूं, सेल क्या है, सोलर सेल्स इज नथिंग बट रॉ मटेरियल ऑफ मॉड्यूल। और मॉड्यूल यूज होता है सोलर प्लांट वगैरह में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में, उसका रॉ मटेरियल हो गया सोलर सेल्स। ये बात आप ध्यान रखिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैंडेटरी करेगी कुछ टाइम के बाद कि सोलर सेल जो है तुम इंडियन मैन्युफैक्चरर से खरीदो। इसीलिए सारी इंडियन कंपनीज आज के टाइम पे खुद का सोलर प्लांट बना रही है, सोलर सेल वाला। तो हम वापस आते हैं, एक बात और मैं आपको दिखाता हूं यहां पे। ये देखिए, ये मैंने एक डेटा निकाला था, इससे क्या कंफर्म हुआ कि किसी भी कंपनी को 25 से 28% का इबिटा मार्जिन करने के लिए, आप समझ सकते हो 25% के आसपास का इबिटा मार्जिन करने के लिए अपना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को 75% टू 85% रखना पड़ेगा। चलिए हम 80% ले लेते हैं, ठीक है। दैट इज 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे कोई भी कंपनी आपको 25% के आसपास का इबिटा मार्जिन क्लॉक कर सकती है। चलिए 20% ही मानते हैं, ठीक है। तो अपना इंडिया का कैपेसिटी कितना होगा सेल का, देखिए टोटल सेल का कैपेसिटी कितना है, 140 गीगावाट। तो उसका 80% बनता है 112 गीगावाट, ठीक है। अब हम देखेंगे इंडिया में रिक्वायरमेंट कितना है। और आप बोलोगे मॉड्यूल का, मॉड्यूल को आप छोड़िए, मॉड्यूल को ये लोग बाहर बेच देंगे, क्योंकि मैं उसका एविडेंस आपको देता हूं। विक्रम सोलर या सात्विक के कौन कौन में उसके मैनेजमेंट ने बोला था कि एक्सपोर्ट के लिए हम ऐसा कर रहे हैं कि बाहर से सोलर सेल्स मंगवाएंगे, डालेंगे और उसे बेच देंगे। मेन चीज क्या है, कंट्री ऑफ ओरिजिन का।
तो वो हम दूसरे कंपनी से खरीदेंगे, दूसरे कंट्री से, और उनका टैरिफ कम होगा तो उतना ही टैरिफ हमें देना पड़ेगा, तो दे विल फाइंड अ वर्क अराउंड। और एक बात और बता देता हूं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी कैपेसिटी जो है यहाँ पे आप देख रहे हो, ये मोस्ट लाइकली FY27 तक होगी, 28 में ज्यादातर यूज में आएगी। तो 27 तक का टेंशन नहीं है, टेंशन 28 के बाद से है, ठीक है। 27-8 से ये सारी कैपेसिटी मोस्ट लाइकली एक्टिव होंगी। तो अब हम वापस आते हैं और समझते हैं कि क्या 112 गीगावाट का कंज्यूम करने के लिए हमारे पास अपना वो है कि इंडिया में कैपेसिटी है कि हम 112 गीगावाट सेल कंज्यूम कर सके, ठीक है। उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट देखना पड़ेगा। तो ये मैंने डिफरेंट स्कीम का रिक्वायरमेंट निकाला था ईयर ऑन ईयर FY28 से FY30 तक। तो समवेयर अराउंड मुझे 227 गीगावाट आया। फर्दर में विक्रम सोलर के पीपीटी में गया और वहां पे आप यहां पे देख सकते हो, ये रहा 127 गीगावाट और ये बनता है 280 गीगावाट। तो इस हिसाब से 153 गीगावाट का चाहिए एसी पावर। पर आपको मैं एक बात बताता हूं, विक्रम सोलर के मैनेजमेंट का बोलना है कि 1 गीगावाट एसी पावर के लिए चाहिए 1.5 गीगावाट डीसी पावर, और सोलर मॉड्यूल डीसी पावर जनरेट करता है, ये बात आप समझ लीजिए, एसी पावर जनरेट नहीं करता। इवन वारी के मैनेजमेंट ने क्या बोला, ये लॉस वॉस जो क्या ना एनर्जी जनरेट हो रहा है तो वो लॉस भी होगा थोड़ा। तो समथिंग अराउंड जब इसे एक्चुअल यूज में लाया जाता है सोलर मॉड्यूल का जनरेटेड पावर को, तो ये समथिंग अराउंड 1.65 गीगावाट का मॉड्यूल लगता है। तो आप ये समझ लीजिए 1 गीगावाट एसी पावर के लिए चाहिए 1.6 गीगावाट मॉड्यूल्स, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक है। उस हिसाब से सोलर मॉड्यूल का रिक्वायरमेंट बनेगा 252 गीगावाट का। देन ग्रीन अमोनिया क्या है, देखिए इंडिया का टारगेट है FY30 तक 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का, ये नंबर आप याद कर लीजिए। और वो ग्रीन हाइड्रोजन बनता है 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन कैरी होगा ग्रीन अमोनिया में। उसके लिए प्रोडक्शन चाहिए होगा 25 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन अमोनिया। 1 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन अमोनिया के लिए चाहिए 5 गीगावाट पावर बनाने के लिए। तो टोटल पावर रिक्वायरमेंट कितना चाहिए, 25 × 5 125 गीगावाट। और उसमें से 70 से 75% सोलर से बनेगा, तो और वो डीसी पावर चाहिए वहां पे, तो 93.75 आपका कैपेसिटी बनता है। तो ग्रीन अमोनिया का 93.75 कंट्रीब्यूशन हुआ। देन बेस से 15 आप रख लीजिए। आज के टाइम पे क्या है कि ज्यादातर बेस बैटरी जो चार्ज होगा, जो बेस वाला प्रोजेक्ट मिला वो ग्रिड से चार्ज होगा, लेकिन उसमें से कुछ है 10 से 15% जो कि चाहती है कि मेरा तुम अलग से प्लांट बना लो। तो हो सकता है कि 15 गीगावाट बेस से भी रिक्वायरमेंट आए, हो सकता है फ्यूचर में बढ़ जाए क्योंकि बेस का डिमांड बढ़ रहा है एक्सपोनेंशियली, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो टोटल रिक्वायरमेंट कितना बनता है, 336 गीगावाट से लेके 361 गीगावाट तक का, ठीक है। अगर उसे हम 3 साल में बांटे, क्योंकि FY28, 29, 30 में ये तीनों यूज होने वाला है, तो 112 से 120 गीगावाट ये बनता है पर ईयर के हिसाब से। और हमारा प्रॉफिटेबल दैट इज 20% इबिटा मार्जिन के लिए कितना चाहिए हमें, 112 गीगावाट बस। तो रिक्वायरमेंट है हमारे पास, रिक्वायरमेंट है। तो पहला जो मिथ है कि हमारी कंपनी लॉस में चली जाएगी, तो वो सरासर गलत है। कंपनीज लॉस में नहीं जाने वाली है, ये बात आप नोट करके रखिए। और FY30 तक तो लॉस में नहीं जाएगी, उसका चांसेस बहुत कम है। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे बताता हूं, देखिए अभी क्या है, FY26 खत्म होने वाला है, 27 बाकी है, 28 से शुरू होगा बहुत कुछ, ठीक है। ये सब कैपेसिटी आएगा। तो आपको क्या लगता है 1 साल 3 महीने में ट्रैफिक टैरिफ वाला इशू सॉल्व नहीं होगा? अगर हो जाएगा तो आराम से कंपनी एक्सपोर्ट भी करेगी ना, आराम से जो मॉड्यूल वगैरह है वो आराम से एक्सपोर्ट करेगी, यहां पे अपना दाम ठीक ठाक मेंटेन कर लेगी, ठीक है। और आपको मैं एक बात बताता हूं, देखिए DCR क्या हो गया, जो इंडियन गवर्नमेंट वगैरह प्रोजेक्ट देगी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, वो DCR हो गया, आप समझ लीजिए। वहीं पे
अच्छा दाम मिलता है इंडिया में इंडियन मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स को। नॉन डीसीआर क्या हो गया, जो गवर्नमेंट बैक्ड नहीं है। एक्सपोर्ट टू यूएसए, इन तीनों का प्राइस देखिए, डीसीआर में 2200 करोड़ से लेके 2400 करोड़ पर गीगावाट मिलता है मॉड्यूल का, नॉन डीसीआर में 1500 से 1700 करोड़। और वहीं एक्सपोर्ट करते हैं ये लोग यूएसए में, तो इनको मिलता है समथिंग अराउंड 2350 से 2700 करोड़, 2400 करोड़ रख लीजिए, ठीक है। तो एक्सपोर्ट में इनको ज्यादा पैसा मिल रहा है, राइट। और वहां पे मार्जिन भी बेटर है। वारी एनर्जीज के प्रोमोटर ने भी ये चीज बोला था, अगर ये सब कुछ सर्टेन हो जाता है तो आपको क्या लगता है ये लोग एक्सपोर्ट नहीं करेंगे? और आपको क्या लगता है एक साल 3 महीने में सिचुएशन ठीक नहीं होगा? मुझे लगता है हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर नहीं भी होता है ठीक, तो दे विल फाइंड अ वर्क अराउंड, यू अंडरस्टैंड इट। अगर वर्क अराउंड नहीं भी मिलता है तो भी हमारी कंपनीज को लॉस नहीं होगा। वर्स्ट केस क्या होगा, ये लोग 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे काम करेंगे, वहां पे भी 20 से 25% इबिटा करेंगे। वर्स्ट केस इज दिस, ये बात आप समझ लीजिए। और हाँ, अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। तो मुझे आज के टाइम में सबसे वेल पोजिशन्ड कौन लगती है कंपनी कि इसका फायदा उठा सकती है, तो उसका नाम है, मुझे लगता है, अल्पेक्स सोलर। ये एक एसएमई कंपनी है। देखिए, मैं सेपरेटली आपके लिए वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं डिफरेंट कंपनीज के बारे में डिस्कस करूंगा कि कितना पोटेंशियल लगता है इसमें, लेकिन आज की वीडियो में आपको अल्पेक्स सोलर बता रहा हूं क्योंकि ये मुझे लगता है कि मल्टी बैगर रिटर्न आराम से दे सकती है अगर सिचुएशन सब सही चल रहा तो, सिचुएशन थोड़ा पॉजिटिव डेवलप हुआ तो। इनका ना एक्चुअली में प्रोमोटर पेडिग्री है, इनका प्रोमोटर का ठीक ठाक कॉन्टैक्ट्स है, इनका कैपेसिटी भी कम है। इनका मॉड्यूल कैपेसिटी 3.2 गीगावाट का है, सेल कैपेसिटी 2.4 गीगावाट का है। तो कैपेसिटी छोटा है, प्रोमोटर का ठीक ठाक कॉन्टैक्ट्स है, तो मुझे लगता है दे कैन इजिली क्लॉक 90% ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ठीक है। 90% अगर ये क्लॉक करते हैं तो आराम से 28% के आसपास का ये मार्जिन क्लॉक कर सकते हैं। वो मैनेजमेंट ने भी बोला है, ठीक है, और वो आप यहां डेटा से भी देख सकते हो। तो अब हम वापस आते हैं कैलकुलेशन में। हाँ, तो देखिए, इनका कैपेसिटी है 3.2 गीगावाट का, समझ लेते हैं कि बस ये 2.8 गीगावाट, दैट इज 90% अपना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे काम करेंगे। तो उस हिसाब से इनका रेवेन्यू बनेगा लगभग 5260 करोड़ का, इबिटा मार्जिन 28%, तो 1472। ये कैलकुलेशन वगैरह आप डिटेल में देख सकते हो मेरा अल्पेक्स सोलर का वीडियो में। तो उस हिसाब से पैट कंपनी का बनेगा 1010 करोड़ के आसपास का। कंपनी का पैट टीटीएम कितना है आज के टाइम पे? 154 करोड़। पैट टीटीएम इज नथिंग फॉर पैट ऑफ लास्ट 4 क्वार्टर, ठीक है, क्योंकि हमें आज से सीएजीआर कैलकुलेट करना है, आज से देखना है, तो हम लोग को पैट टीटीएम लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो उस हिसाब से कंपनी के प्रॉफिट में जंप आएगा 6.5x का। अगर यही मैं 30% मार्जिन पे ले लूं, मैनेजमेंट इज कॉन्फिडेंट कि दे कैन क्लॉक इट, तो उस हिसाब से पैट जंप बनता है 7x का, ठीक है। तो आप एक बार समझो, कंपनी का पी कितना है यहाँ पे 13.4, कंपनी का पैट जंप कितना आ सकता है 6 से 7 गुना का। तो मान लो मार्केट अच्छा होता है, ठीक है, कंपनी का पैट 7x जंप कर जाता है और कंपनी का जो पी है वो 2x जंप कर जाता है। लेकिन ऐसा होगा कि जब सिनेरियो अच्छा होगा, बुल मार्केट आएगा, तो दे कैन इजिली पीई रीरेटिंग हैपन हो सकता है, ठीक है। 2x 3x भी पी चले जा सकता है, हम लोग मानते हैं बस 2x ही जाएगा, और पैट इनका 6x 7x जाएगा अगर सब चीज अच्छा चला तो इस हिसाब से 10x प्लस का रिटर्न यहाँ पे बनता है, ठीक है। पी रेटिंग प्लस पैट अपना जंप आएगा तो मुझे ये आज के टाइम पे एक अच्छा बेट लगता है। इसका पी ऑलरेडी 13.6 का है, ऑर्डर बुक भी अच्छा खासा है, टारगेट्स भी अच्छे खासे हैं, प्रोमोटर पेडिग्री भी है। तो अगर इंडस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो दे विल बेनिफिट अ लॉट फ्रॉम इट, ये बात आप समझ लीजिए। तो दे आर वेल पोजिशन फॉर ए मल्टी बैगर रिटर्न। ये मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूं, आप अपना एनालिसिस कर लीजिएगा कोई भी डिसीजन लेने से पहले। और हाँ, मैं डिटेल में सारा कंपनीज का कंपेरिजन लाऊंगा, जैसे मैं प्रीमियर पे भी करूंगा, वारी पे भी करूंगा, फिर आपको उस पे भी करूंगा, वेबसोल का भी करूंगा, सात्विक का भी करूंगा, विक्रम का भी बताऊंगा, और आपको बताऊंगा कि सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी कहां कहां मुझे लगती है।
तीन चार अपॉर्चुनिटी मैं आपको अच्छा खासा बताऊंगा कि मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स में कौन कौन सा अच्छा लगता है, और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपना एनालिसिस के बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हो। ये था मेरा ओवर कैपेसिटी कंसर्न को लेकर वीडियो। मैंने डिटेल में बताया आपको, डेटा बैक्ड। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। बाय।